नमस्कार। आज हम एक ऐसे कारोबारी से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने इस वक्त की जो कहें कि समय के साथ जो अपने काम में बदलाव होता है उसको उन्होंने किया है। एक रोबोट मैन्युफैक्चरिंग का काम वो करते हैं। क्लब फर्स्ट करके एक कंपनी है और जयपुर की कंपनी है। और सबसे अच्छी बात है कि ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, यानी इसके पहले इनके परिवार में कोई कारोबारी जो कहें कि उन गतिविधियों में नहीं शामिल था। तो एक जोखिम लेना, एक रिस्क लेना होता है, लेकिन उन्होंने ये काम किया। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा का पूरा जो रोबोट मैन्युफैक्चरिंग का काम है, ये ज्यादातर इसमें मेड इन इंडिया है, यानी स्वदेशी है। आजकल इसकी भी बहुत बात होती है, प्रधानमंत्री भी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। और हमारे साथ आज क्लब फर्स्ट के एमडी भुवनेश मिश्रा हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो रोबोट वो बना रहे हैं वो खास करके ये चाइनीज वायरस है कोरोना कोविड-19, इससे लड़ाई में डॉक्टरों के, स्वास्थ्य कर्मियों की वो किस तरह से काम आ सकता है और किस तरह की चीजें अभी वो कर रहे हैं वो हम उनसे समझेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका भुवनेश जी। नमस्कार। धन्यवाद त्रिपाठी जी, आपने मेरे को मौका दिया आपके गेस्ट और आपके जो चाहने वाले हैं उनको तक पहुंचने के लिए, मेरा मैसेज पहुंचाने के लिए। इवन हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारे जो एफर्ट्स हैं उनको आम जनता तक पहुंचाने के लिए आपका काफी आभार हम लोग प्रकट करते हैं। जी भुवनेश जी, बेसिकली मैं सबसे सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि अभी आप लोग, आपके पीछे जो ये रोबोट मुझे दिख रहे हैं, आप लोग किस तरह का रोबोट बनाते हैं और खास करके अभी के संदर्भ में जो ये कोविड-19 की लड़ाई है उसके संदर्भ में आपके इन रोबोट्स की उपयोगिता क्या है? आपने काफी अच्छा पॉइंट डिस्कस किया। ये हमारे जो रोबोट्स हैं वो स्पेशली कोविड 19 जो सिचुएशन है इसी के लिए ही काफी कारगर साबित हो रहे हैं। हमारे रोबोट्स में 3 सेगमेंट हैं जो अभी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए हैं, अभी रिसेंटली रिसर्च करके डेवलप किए हैं स्पेशली फॉर द कोविड सिनेरियो। हमारे जो रोबोट्स जो मॉडल्स हैं, सोना 0.5, सोना 1.5, रिसेंटली हम लोगों ने लॉन्च किया सोना 2.5, जो कि स्पेशली एक रोबोट नर्स का काम करती है। ये किसी भी कोरोना आइसोलेशन वार्ड के अंदर जो भी फ्रिक्वेंटली जो मटेरियल पहुंचाना होता है उसको ये पहुंचा सकती है, लाइक मेडिसिन है, फूड है, या फिर जो भी पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी रिक्वायरमेंट क्यों हुई, उसके पीछे 2 बेसिकली रीजन है। सबसे पहला रीजन, जो फ्रिक्वेंट मूवमेंट होता है स्टाफ का कोरोना पीड़ित, कोरोना जो मरीज है उनके संपर्क में आने का, वो इससे काफी ज्यादा बचता है। बेसिकली वो मोस्ट ऑफ द सर्विस के काम है वो ये रोबोट इजिली हैंडल कर सकता है। दूसरा बड़ा चीज जो कि कह सकते हैं फाइनेंस की बात करें, एवरी टाइम जब भी कोरोना वार्ड के अंदर कोई भी फूड सर्विस या फिर किसी भी सर्विस के लिए कोई भी वार्ड बॉय या फिर नर्स वगैरह वहाँ पे जाते हैं तो उनको एक पीपीई किट हर बार इस्तेमाल करना होता है और उस पीपीई किट को एक पर्टिकुलर डेडलाइन के बाहर ही उसको डिस्पोज भी करना होता है। तो उन सब के बीच में कोई ह्यूमन त्रुटि ना हो। दूसरा, बार बार पीपीई किट का इस्तेमाल करना डेफिनेटली वो काफी कॉस्टली भी होता है। पर डे यदि हम लोग 20 या 30 पीपी किट की बात करें तो एक रोबोट पर डे 20 to 30,000 सेव कर सकता है उस पर्टिकुलर एरिया का। दूसरी यदि हम लोग बात करें अपने जो मॉडल्स की, जो हम लोगों ने इसमें फीचर किए हैं, वो है ये एक मानव रहित एक पूरा एक कॉन्टेक्टलेस एक सर्विस होती है। जैसे कि कह सकते हैं, सपोज किसी एक प्रेमाइसी के अंदर किसी डोर के ऊपर यदि कोई भी नया आगंतुक आते हैं तो ये रोबोट उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी करता है, उन्हें पहचानता है और स्क्रीनिंग के बाद में यदि उनका टेम्परेचर अप्रोप्रिएट है तो उन्हें अलाउ करता है, गेट को जो दरवाजा है उसके लॉक को एक्सेस देता है कि आप जा सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। यदि वहां पर एक ऑटोनोमस स्लाइडिंग डोर यदि इंस्टॉल किया जाता है तो वो उसको भी ऑटोमेटिकली ओपन करता है रोबोट। सेकेंडरी, यदि आगंतुक ने मास्क नहीं पहना हुआ है, यदि उन्होंने मास्क एक्सेस नहीं किया हुआ है तो भी रोबोट उनको अलर्ट करता है और एक्सेस देने से मना करता है कि आप इस प्रेमाइसी में एक्सेस नहीं कर सकते। इसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज है, इतने बड़े माहौल के अंदर, स्कूल्स के अंदर यदि हम लोग बात करें या फिर एक हॉस्पिटल्स वगैरह की बात करें जहाँ पे बार बार इतनी अटेंडेंस की भी एक बात होती है, जहाँ स्टाफ अभी और लॉकडाउन खुल रहा है, ओपन हो रहा है, तो वहाँ पे स्टाफ भी काफी आते हैं। तो पहले का जो ट्रेडिशनल मेथड था, फिंगर को सेंस करना, बायोमेट्रिक सेंसिंग करना या फिर स्मार्ट कार्ड से अटेंडेंस करना, तो अभी हम लोगों ने अपने रोबोट के अंदर फीचर डाला है कि ये फेस को रिकॉग्नाइज करके अटेंडेंस भी कर सकता है। यदि किसी ने मास्क भी पहना हुआ है तो भी ये उनके फेस को रिकॉग्नाइज कर सकता है। हमने इसका जो एआई है इस लेवल पे डेवलप किया है कि उनका यदि मास्क पहना है तो भी वो उनका फेस रिकॉग्नाइज कर सकता है और उन्हें एक्सेस दे सकता है। यदि कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन है जो एक्सेस चाहता है। जी, एक एक ये अभी हम लोग चूंकि
आप इस वक्त जो कोविड-19 के बारे में बात हो रही है, तो उसकी चर्चा पहले कर लेते हैं। तो अभी क्या कहीं आपके ये रोबोट काम कर रहे हैं सरकार में या निजी क्षेत्र में, और उनका क्या रिस्पॉन्स है? अभी कितने आप रोबोट का प्रोडक्शन कर रहे हैं और आगे कितने रोबोट प्रोडक्शन वो बढ़ाने की आपकी योजना है? अभी यदि हम लोग बात कर रहे हैं, जो हम लोगों ने रोबोट इंस्टॉल किए हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एसएमएस हॉस्पिटल, जहां पर सबसे पहला राजस्थान का कोरोना केस भी आया था, और वहां पे सबसे ज्यादा मरीज भी ठीक हुए थे। तो उस एरिया में हम लोगों ने सबसे पहले एसएमएस हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में हम लोगों ने सबसे पहले अपने रोबोट इंस्टॉल किए। वहां पर मैक्सिमम जो सर्विस का काम था, रोबोट ने करीब 45 डेज दिन तक उन्होंने संभाला। काफी उन्होंने सेविंग भी, स्टाफ को भी बचाया। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं रिकॉर्ड्स के अंदर कि जयपुर का कोई भी स्टाफ अभी तक कोरोना से संक्रमित नहीं हो पाया। बेसिकली रीजन भी यही था कि जो बार बार जो फ्रिक्वेंट मूवमेंट था रोबोट की वजह से काफी ज्यादा संभला। इसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा आइसोलेशन भी रहा। इसके अलावा रेलवे की जो कोच फैक्ट्री है वहां पर भी इसका इनिशिएटिव लिया गया, जहां पर रोबोट फाइल हैंडलिंग, फाइल मूवमेंट का भी काम कर रहे हैं, ताकि मैक्सिमम जो इन्फेक्शन है एक जगह से दूसरी जगह फैलने से बचा जा सके ह्यूमन इंटरवेंस की वजह से। वहां पे स्टाफ अटेंडेंस के लिए भी इन चीजों को फीचर किया जाएगा। इसके अलावा हम लोग अभी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि काफी जगह से इन सबको हमें इंस्टॉल करना है। क्योंकि अभी लॉकडाउन था, हम लोग काफी चीजें अपनी एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, हमारे स्टाफ भी काफी कम थे। तो अभी हम लोगों ने 3rd ऑफ मई से काफी अपना प्रोडक्शन फुल स्विंग में स्टार्ट किया है। करंटली अभी हमारी कैपेसिटी अराउंड 25 रोबोट्स पर मंथ हम लोग अभी डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस कैपेसिटी को हम लोग 4 गुना बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम लोग मैक्सिमम इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मैक्सिमम इस टेक्नोलॉजी से हम लोग इंडिया को इक्विप करें। और आपने जैसे बात करी कि अभी जो सिचुएशन जो बनी हुई है, इसमें हम लोग चाइना का मटेरियल हम लोग डेफिनेटली यूज नहीं करना चाहेंगे, और ना ही हम लोग बाहर को, स्वदेशी को ही हम लोग अपनाने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री जी का भी मैसेज है कि अपने आप को डेवलप करो, सेल्फ सस्टेनेबल इंडिया का। भुवनेश तो जी, वही हम लोग इसको थोड़ा सा ठीक से समझाएं, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि हम आत्मनिर्भर तो हो जाएं, स्वदेशी तो कर लें, मेक इन इंडिया कर लें, लेकिन मुश्किल ये है कि हमें पार्ट्स नहीं मिलते, पुर्जे नहीं मिलते। स्वदेशी कैसे करेंगे, क्योंकि ज्यादातर हम चीन पर डिपेंडेंट हैं। तो लोग ये समझना चाहते हैं कि अगर कोई टेक्नोलॉजी की चीज है, इस तरह का आप प्रोडक्शन कर रहे हैं रोबोट का, तो उसमें चीन के बिना, यानी चीन के पुर्जे उसमें कतई इस्तेमाल ना हो, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से स्वदेशी है। तो उसके बारे में आप मुझे बताएं, और आपको किस तरह की मुश्किलें आई, क्योंकि एक जब आप ये काम शुरू करते हैं, और खास करके जब आपको है कि एक मार्केट आपको नहीं करना है, आप चाइना के जो प्रोडक्ट है उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उसमें किस तरह की मुश्किलें आई और उसको कैसे आपने उसको सहूलियत में बदला? इस चीज को एक छोटी सी चीज से समझा जा सकता है कि यदि हम लोग कुछ भी चीज बनाते हैं, इंडिया की बात करें, हम लोग इंडिया में ऐसी चीजें बना लेते हैं जिनको जो एक देशी भाषा में जुगाड़ कहा जाता है। हम लोग चीजों को मॉडिफाई कर लेते हैं, हमारी उपयोगिता के अकॉर्डिंग हम लोग हर चीज को कन्वर्ट कर लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं इसका क्या उपयोग हो सकता है। वैसा ही कुछ हम लोगों ने भी अपने रोबोट्स में किया। जो अवेलेबल चीजें हैं जो कि इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है, उन्हीं संसाधनों को हम लोगों ने अपने रोबोट में इस्तेमाल करने की कोशिश की। और कुछ बेसिक फैसिलिटीज की बात करें जो हम लोग पहले से डेवलप्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर रोबोट की ब्रेन की हम लोग यदि बात करते हैं, तो वो डेफिनेटली अभी उसके लिए भी उसमें इंडिया में काफी ज्यादा फैसिलिटीज अभी अवेलेबल हैं। पहले जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की बात करते थे वो हम लोग चाइना से लेते थे, लेकिन अभी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इंडिया में हर कंट्री, हर स्टेट के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। गुजरात की बात करें, दिल्ली की बात करें, बेंगलोर की बात करें, राजस्थान की बात करें, हर जगह पीसीबी मैन्युफैक्चर हो रही है। तो आप काफी कम आउटसोर्स बाहर की सहायता के बिना इंडिया में काम कर सकते हैं। अब यदि हम लोग बात करें कुछ ऐसे इक्विपमेंट जो कि हाँ संभव ही नहीं है इंडिया के अंदर, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट नहीं है, तो हम लोग उससे कैसे करेंगे, ऐसी परेशानी हमारे साथ में आई। तो हम लोगों ने उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढा कि ऐसे जो इक्विपमेंट जो कि ऑलरेडी हम इंडिया में बनाए जाते हैं लेकिन किसी दूसरे पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, कुछ सेंसर्स जैसे कैमरास की हम लोग बात करें जो कि दूसरे पर्पज में यूज किए जाते हैं, हम लोगों ने उनको अडॉप्ट किया, ना कि एग्जिस्टिंग रोबोट में यूज करने वाले सॉल्यूशंस को हम लोगों ने अडॉप्ट किया। क्योंकि रोबोट में यूज करने वाले सॉल्यूशंस काफी कॉस्टली भी होते हैं, और बाहर से प्रोक्योर करने की वजह से उसमें टाइम डिले भी होता है, और हम लोग फिर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बना सकते। तो हम लोगों ने उन्हीं संसाधनों का यूज करा जो कि इंडिया में अवेलेबल है। इसी वजह से मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, इसी वजह से हमें थोड़ा टाइम लगा इस रोबोट को डेवलप करने में। हम लोग 2013 से हम लोग काम कर रहे थे, 2019 में हम लोगों ने इसको अचीव किया, और तब जाके हम लोगों ने प्रोडक्ट को लॉन्च किया। उसका सबसे बड़ा रीजन था
रिसोर्सेज जो कि हमें इंडिया में मिलने में मुश्किल होती थी। हमें हर चीज के लिए काफी टाइम लगाना पड़ता था, रिजल्ट देखने के लिए, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने के लिए हमें काफी ज्यादा टाइम लगता था। लेकिन एक बार जब चीजें रिसोर्स से आपको अवेलेबल हो जाते हैं तो आपको हर चीज का सोर्स पता चल जाता है, कौन सी चीज आपको कहाँ से लेनी है, खरीदनी है। तो वो हर चीज आज इंडिया में अवेलेबल है। यदि मैं प्रोडक्ट की एमओक्यू की बात करूं, तो मेरा प्रोडक्ट पूरा इंडिया के अंदर हर जगह से मेरा सामान अवेलेबल होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि बॉडी है, हैवी मटेरियल होते हैं, उनको भी हम लोग इंडिया में इजीली हम लोग मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। यदि मैं बात करूं अपने प्रोडक्ट की, 65% हम लोग इन हाउस बना रहे हैं। मीन्स हमारी फैक्ट्री की बात करें, 65% चीजें हम लोग इन हाउस बना रहे हैं। रिमेनिंग जो 35% है उसमें से 30% हम लोग आउट अदर स्टेट से, इंडिया के स्टेट से हम लोग खरीद रहे हैं। गुजरात से, पुणे से, बेंगलोर से, दिल्ली से, यहाँ से हम लोग परचेज कर रहे हैं। रिमेनिंग 5% की हम लोग बात करें जो कि हम लोग अभी भी डिपेंडेंट हैं, कह सके जापान के ऊपर, यूएस के ऊपर, जो कुछ सेंसर्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं इस रोबोट को और ज्यादा इंटेलिजेंट बनाने के लिए। थर्मल कैमरा की यदि बात करें, जिनका अभी तक इनोवेशन नहीं है, काफी जी, बड़ी कंपनीज भी इंडिया में अभी तक नहीं कर रही है, मतलब तो उन चीजों को भी 95, अभी हम लोग थोड़ा बहुत। भुवनेश 95% तो स्वदेशी हम कह ही सकते हैं, मतलब हाँ अगर आपका हाँ रोबोट। हाँ, तो आप मुझे बस चूंकि अब हम लोग बातचीत खत्म करेंगे, लेकिन उससे पहले आखिरी सवाल मैं चाहूंगा कि आप जरा अपने इन रोबोट्स के बारे में अगर कोई डेमो के साथ थोड़ा आप बता सकें, जो संभव हो, इस जो कहें कि इन तकनीकी हाँ सीमाओं के भीतर जो संभव है, तो वो आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, मैं जरूर आपके साथ में कुछ चीजें शेयर करूंगा। अभी मैं आपको कुछ मॉडल्स यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर है अपना सोना 2.5 मॉडल। सोना 2.5 जो मॉडल है, जनरली ये अभी कोविड सिचुएशन के लिए हम लोगों ने लॉन्च किया है। स्पेशली इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं, हम लोगों ने विद इन 2 मंथ्स के अंदर ही हम लोगों ने इसको मैन्युफैक्चर किया और इसको डिजाइन किया। और ये रोबोट्स की यदि हम लोग बात करें, स्पेशली इसी ने आइसोलेशन वार्ड एसएमएस हॉस्पिटल में सर्विस दी है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे और भी रोबोट्स को देख रहे हैं जो हम लोगों ने अभी मैन्युफैक्चरिंग इनकी स्टार्ट की है। यहाँ पे सोना 1.5 मॉडल यहाँ पर आपको देख सकते हैं, 1.5 मॉडल। और यदि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की यदि हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो भी कुछ हम लोग रिसोर्सेज यूज करते हैं, हम लोग यहीं पर ही डेवलप करते हैं। जितना भी पार्ट होता है, यदि हम लोग सर्किट वगैरह की बात करें, हम लोग पूरा यहीं पर ही मैन्युफैक्चर करते हैं। इवन यहाँ पर आप रॉ मटेरियल भी देख सकते हैं। हम लोग पूरा कोशिश रहती है कि हम लोग हर चीज इन हाउस बना के सप्लाई दे सकें, उसी की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी, जी भुवनेश। मैं एक चीज के लिए क्षमा चाहूंगा, मैं कुछ वर्किंग अभी क्योंकि अवेलेबिलिटी जो हम लोगों ने कुछ सप्लाई कर चुके हैं, कुछ अभी रोबोट बन रहे हैं, लेकिन मैं कुछ जी, वीडियोस आपको साथ साथ में शेयर करूंगा जो आप जी जरूर। डेफिनेटली। भुवनेश, एक एक आखिरी सवाल। मैं क्योंकि बहुत से लोग ये कोशिश करना चाहते हैं, खास करके दूसरी क्षेत्रों में भी मेक इन इंडिया बनाने के लिए, स्वदेशी बनाने के लिए। आज के समय में अभी कोविड 19 के कहें कि उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके संदर्भ में बात करें, तो भारत में कारोबारियों के लिए काम करना अभी के संदर्भ में कितना मुश्किल है या कितनी आसानी है, और आप किस तरह की संभावना देखते हैं? देखिए, मैं सबसे अच्छी चीज जो अपने भारतीयों के अंदर देखता हूँ वो होता है किसी भी काम के लिए डेडिकेशन। हम लोग जब किसी चीज के पीछे लग जाते हैं तो हम लोग जब तक उसमें सफलता नहीं मिलती हम लोग लगे ही रहते हैं। तो एक वो जो हमारे पास में सबसे बड़ा एक मूल मंत्र है कि हम लोग हार नहीं मानते किसी भी चीज के लिए। हम इतिहास को भी हम लोग देखते हैं, तो वो चीज ही हमें अचीव करवा सकती है। जो सबसे बड़ी जो हम लोग कह सकते हैं रिक्वायरमेंट की बात करें, यदि हम लोग सब कुछ इंडिया में बनाने लगेंगे, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, यदि हम लोग सब कुछ इंडिया में बनाने लगेंगे तो आपको सब कुछ इंडिया में मिलने भी लगेगा। यदि हम लोग सब कुछ इंडिया में बनाने लगेंगे तो सब कुछ हमें इंडिया में मिलने भी लगेगा। तो हमें बस इंतजार करना है और हमें अपनी कोशिशें रखनी है बनाने की, कि हमें हर चीज हम लोग कोशिश करें इंडिया में बनाएं, ताकि हर एक छोटी सी छोटी चीज फिर इंडिया में बनने लगे। उसके पीछे रीजन क्या होता है? यदि किसी छोटे से प्रोडक्ट की, मैं एक बैटरी सेल की बात करता हूँ, यदि उसकी खपत इंडिया में इतनी नहीं है तो कोई भी कारोबारी उसको बनाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि इसमें किसी भी फैक्ट्री सेटअप में एक सर्टेन उसका इन्वेस्टमेंट होता है। तो यदि हम लोग इंडिया में यूज करें, इंडिया की ये बात करें कि हम लोग जितनी भी बैटरीज हम लोग इंडिया की ही परचेज करेंगे, तो डेफिनेटली एक बड़े कारोबारी इंडिया के अंदर आएंगे जो कि छोटे छोटे बैटरी सेल्स भी मैन्युफैक्चर करने लगेंगे और हैं। जी, एवरीडी की बात करें,
और कोटेक जी की बात भुवनेश, करें, काफी बिल्कुल सारे हैं ऑलरेडी। बिल्कुल। ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यही है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा सामान बनाने लगेंगे तो धीरे धीरे उनकी सारी उपलब्धता, जिसको हम कच्चा माल कहते हैं, रॉ मटेरियल कहते हैं, वो भी धीरे धीरे उपलब्ध होने लगेगी। मूल यही है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अच्छा हो कि आप जैसे ढेर सारे ऐसे, क्योंकि आप फर्स्ट जनरेशन है, आपने बताया कि आपके पिताजी डॉक्टर हैं और फर्स्ट जनरेशन आप कारोबारी हैं, तो अच्छा हो कि देश में ढेर सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर तैयार हों जो स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ें। और हम उम्मीद करते हैं कि ये होगा। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप अपने कारोबार में तरक्की धन्यवाद। करें। बहुत बहुत धन्यवाद भुवनेश धन्यवाद। जी। धन्यवाद आप